गुड डे स्टूडेंट्स। हम मनु की बात कर रहे थे। दो बिंदुओं की हम चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। राज्य का कार्यक्षेत्र जो थ्योरी दी है मनु ने, उसके बारे में। तीसरा जो बिंदु है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, यानी कि बजटिंग की जो सारी बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से धन का व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के जीवन में और राज्य के लिए, राज्य पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए धन का, अर्थ का जितना भी महत्व होता है, वही उसी कारण से प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करने को मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक टैक्स को ग्रहण करे और संपत्ति और समृद्धि के दूसरे जो साधन हैं उनकी रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए शासक को बिल्कुल ताकीद किया है और उससे अपेक्षा की है कि वो जितने भी प्रकार के आर्थिक अपराध हैं, यानी कि उस समय तो कम आर्थिक अपराध, क्योंकि पुराने समय में बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, तो जैसे कि मिलावट, अधिक पैसा ले लेना, कम तोल देना, ये जो चीज़ें, इस तरह के जो आर्थिक अपराध थे, इनसे प्रजा की रक्षा करें। चौथा बिंदु सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह तथा नियमन, जिसको कि मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वो समाज में हर वर्ण के सदस्य और उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। पहले जिस प्रकार से कि समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था और व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ था, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार बात कर रही हूँ मैं। 4 वर्ण यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और 4 जो जीवन के आश्रम बताए मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों ने, वो थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह और नियमन की बात करने को इसमें धर्म को पूरी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। यानी कि व्यक्ति यदि अपने धर्म को पालन कर रहा है तो अपने आप ही धर्म की संस्थापना हो जाएगी और वर्ण व्यवस्था का निर्वाह भी हो सकेगा समाज में। मनु ने राज्य का यह प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। ऐसी स्थिति में ग्रंथ में ये कहा गया है कि समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की। 5वां बिंदु न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने यह संकेत दिया कि नीति और धर्म पर आधारित न्याय को मात्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राजा का पहला कर्तव्य है। मनु के अनुसार राज्य अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग से व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है और उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोकता है। मनु ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में उच्छृंखलता, यानी कि अपने हिसाब से व्यवहार करना, ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है और दंड का जो भय है वो ही व्यक्तियों को न्याय और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रख सकता है। आगे छठा पॉइंट जो है, छठा बिंदु, इसमें प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को मनु ने अनिवार्य माना है। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी जो हैं वो प्रजा के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करते रहें। 7वां अंतिम बिंदु परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मैंने बात की थी आपसे पिछले वीडियो में, उनका निर्वाह करना भी एक आवश्यक कार्य माना है राज्य का।
मनु की मान्यता है कि अंतर्राज्य संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन के द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख सकता है। और मनु ने इस अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए एक पूरा सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। उसमें 3 बड़ी अच्छी थ्योरीज जो हैं उनकी चर्चा की है, मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपाय। इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में इनकी चर्चा करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनको आप जब वीडियो में सुन करके और किताबों में पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो था राज्य का कार्यक्षेत्र जिसकी हमने चर्चा की। थैंक यू।